हाँ जी खिलाड़ियों, कैसे हो सभी। मैं आपका मेंटर अर्जुन, स्वागत है आपका टारगेट विद्रामा के आपके इस परिवार में। होप अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे और अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको बिल्कुल टारगेटेड कर रहे होगे। ना इधर देख रहे होगे ना उधर देख रहे होगे, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 9, 8 प्रैक्टिस सेट 8 दिन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। 25 डेज 25 प्रैक्टिस टेस्ट, 25 दिन और 25 प्रैक्टिस सेट का जिम्मा। कितने 25 टेस्ट मेरे साथ आप लगाने का निर्णय कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात है 38 क्वेश्चन होते हैं, केवल जीएस स्पेशल है और 38 क्वेश्चन में आपको यूपी स्पेशल, करंट अफेयर 2024 तक जनवरी तक। उसके बाद आपका हिस्ट्री है जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मेडिवल हिस्ट्री हो गया। उसके बाद आपका साइंस हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इसमें कंबाइन आते हैं। उसके बाद आपका पॉलिटी है, इसी में ही आपका ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट, मतलब बहुत सारे डायमेंशंस 38 क्वेश्चन में आपके लिए कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कवर करते हैं नेक्स्ट अपना इस प्रैक्टिस सेट को। और आप मेरे साथ लगाओगे, जितना आपका स्कोर बनता है जरूर लिखा करें। आप गलत कर रहे हैं कोई मैटर नहीं, लेकिन गलत करे हुए को बार बार गलत ना करें, ये मैटर करता है। ओके, बाकी आप इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, जरा इत्थो देखिए मेरी तरफ। 10 बजे सुबह प्रीमियर हो जाती है। कब? 10 बजे सुबह प्रीमियर हो जाती है। और जरूर किया करें बच्चों, जरूर 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 किया करें। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिसने टेस्ट जो अब इस टाइम पीरियड में आपको बता दूं, इसे सुनिए, इधर देखिए, इसे सुनिए। ये आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 25 से 30 दिन मान लो, 30 दिन भी नहीं है, 25 दिन मान के चलो, 20 से 25 दिन आपके पास है। केवल इतने ही दिन है। इसमें आपको क्या करना है, आपके सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? रिवीजन जितना हो सके एंड प्रैक्टिस। छोड़ दो बाकी सब चीज़ें, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। मैं जो काम करता हूँ वो RP, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, दोनों पे काम। बस रिवीजन करो, सेट लगाओ, रिवीजन करो, सेट लगाओ, और जो सेट लगाया उसका फिर रिवीजन करो, फिर सेट लगाओ, जो सेट लगाया उसका रिवीजन करो, फिर सेट लगाओ। टेस्ट लगाने के बाद टेस्ट को छोड़ना नहीं है, टेस्ट लगाने के बाद टेस्ट को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस टेस्ट का बार बार रिवीजन करना है, पूरा पोस्टमार्टम करना है। जब मैं टेस्ट लगाता हूं, आपको बता दूं कि 2 घंटे का मैं टेस्ट लगाता हूं और उसमें 4 घंटे मैं टेस्ट के एनालाइज करने में देता हूं। टोटल टेस्ट जो बैठता है वो मेरा 6 घंटे का बैठता है। अगर मैं इसको रिवीजन में भी मोड पे लगा दूं तो 1 घंटा मुझे इस टेस्ट को रिवाइज करने में लगता है। तो टोटल टेस्ट को करने में मुझे 7 घंटे लगते हैं एक टेस्ट को करने में। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप काम करोगे सिर्फ PR पर। किस पर? PR पर। प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, रिवीजन प्रैक्टिस, बस। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए बिना किसी देरी के। और इससे पहले आप इस क्लास को जरूर शेयर करना, शेयर। मैंने आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगी है, शेयर। ओके। चलिए पहला देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6? A, B, C, D। तो सर है इसका भाग 9। भाग 9 में कौन से भाग में? भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। एक चीज याद रखना, 73वां संविधान संशोधन, ये चीज याद रखनी है। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। कब? 1992 में। जब क्या होता है? 24 अप्रैल 1993 से संविधान के 9 के अंतर्गत लागू कर दिया जाता है क्या? पंचायती राज व्यवस्था। और लागू कब होता है? 1999 में लागू होता है। तो तीनों डेट याद रखनी है। 73वां संविधान संशोधन, उसके बाद 9वां भाग 1992 में आता है, 1993 में लागू कर दिया जाता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट चलिए, भारत में पंचायती राज का शिल्पी किसे कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था जो आई थी उसका शिल्पी कौन है भैया? बनाया किसने था? ये कुछ आ रहा है माइंड में? आ रहा है कुछ? सर पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी आचार्य नरेंद्र देव को, या फिर BR मेहता को, या फिर GK राव को, या फिर LM सिंघवी को। तो किसको कहते हैं? BR मेहता। BR मेहता को बच्चों किसको कहते हैं? BR मेहता को। BR मेहता को पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। BR मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में ये गठित हुई थी। 1957 में एक समिति बनती है। कब बनती है? 1957 में। इस समिति ने देश में 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की संस्तुति की थी। ओके, जिसमें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर। जिला, ब्लॉक और ग्राम, जो अभी आप देखते हो अपने गांव में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। बलवंत मेहता है पूरा नाम, बलवंत, अब याद आ गया, बलवंत मेहता। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए फटाफट स्क्रीन पर, क्या कह रहा है सर ये।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पंचायत चुनावों में पॉलिटी स्पेशल, देखो आपसे लगातार पॉलिटी क्वेश्चन आ गए 2-3, फिर आपके हिस्ट्री के, फिर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित SC के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। आप मुझे बताओगे किस राज्य में लागू नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा, किस में लागू नहीं होगा, A, B, C या D। याद रखिएगा किस में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, कौन से, इधर वाले, ये वाले नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा यहाँ पर। इन चीजों को याद रखना, कौन कौन से, एक तो अरुणाचल प्रदेश को याद रखना, दूसरा नागालैंड को, और तीसरा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बस 4 चीजें याद रखनी, और यहां पर अनुसूचित जातियों के लिए कोई पदों का आरक्षण नहीं है। ओके ओके, क्योंकि यहां अनुसूचित जातियां पाई नहीं जाती। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, क्योंकि अनुसूचित जातियां मिलती ही नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट, अगर पॉलिटिक्स से कहीं से क्वेश्चन उठेगा अगर कहीं से क्वेश्चन, तो वो उठेगा आपका मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक अधिकारों से, या फिर DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। इनको करके चले जाना, बार बार चीजें जो रिवाइजन करनी है वो वही चीजें हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्लास में बता दूंगी क्या क्या आपको रिवीजन करना है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है बताइए, लोकसभा, संसद, राज्यसभा या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन करता है, A, B, C या D। तो कौन करता है, संसद करती है। कौन करती है, संसद करती है। ठीक है ना। और संविधान संशोधन का आर्टिकल कौन सा है, 368। बच्चों ये आर्टिकल जरूर याद रखना है, 368, इस चीज को मत भूल जाना। संशोधन करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 368। और संशोधन की जो प्रक्रिया वो किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, उच्च सदन में या फिर निम्न सदन में, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, कहीं से भी आपका प्रस्ताव आ सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, 5वां क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा हमको इसमें एक्सप्लेन नहीं करना चीज़ों को, बस आपको क्वेश्चन लगा के आंसर लगाना है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है कैग यानी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। बताइए कौन। तो याद रखिएगा भारत का महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो तब ही अपनी सीट पर बना रहेगा। बाकी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, इनको अपनी पद की स्वतंत्रता होती है तीनों को। ठीक है ना। ओके ओके ओके। अगर मैं बात करूं तो संविधान का भाग नंबर 5, कौन सा, भाग नंबर 5 में अनुच्छेद 76(4) सब क्लॉज 4 उल्लेखित क्या गया कि भारत का जो महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। तो अनुच्छेद नंबर 76 में भारत के महान्यायवादी का जिक्र है। किसका, भारत के महान्यायवादी का। ठीक है ओके। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा। कॉन्सेंट्रेट क्या कह रहा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की बात है, गुम्मत हो जाना। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कितने दिनों तक, मान लीजिए मैं लोकसभा हूं और आप राज्यसभा हो, मैंने एक बिल पारित किया धन विधेयक वाला, साधारण नहीं धन विधेयक वाला, और मैंने आपको भेज दिया, राज्यसभा को भेज दिया। तो अगर आप उस पर कोई काम नहीं करोगे तो मैं कितने दिनों में मान लूंगा कि कोई काम मत करो, लेकिन मैं फिर भी उसको पास मान लूंगा तुमसे। तो कितने दिनों की इतनी छूट होती है राज्यसभा को, तो इसमें याद रखना बच्चों 14 दिनों की छूट होती है। कितने दिनों की, ऑप्शन नंबर बी, 14 डेज तक अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हो तो वो राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाएगा। ये कहां पर है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 105 में। कहां पर है, 105 में। आर्टिकल नंबर 105 के अनुसार यदि लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए धन विधेयक भेजा जाता है तो 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता तो वो पारित मान लिया जाता है। ओके ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है। 7 में क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
समझ तो आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल समझ। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, ये तो मैंने पढ़ा है, इसको तो मैं लगा के आऊंगा, मुझे नंबर चाहिए बस, मुझे कुछ नहीं पता। बी पॉजिटिव, ओ, ए बी या फिर ए पॉजिटिव। सर जितने भी आपके जितने क्वेश्चन बनाए ना आपने, मुझे सिर्फ एक ही आता है, कौन सा, यही वाला, और मैं इसका आंसर लगा दूंगा, क्या है, यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओ समूह, ओ ग्रुप के। तो जो ओ ग्रुप के रक्तदान, ओ ग्रुप वाले होते हैं मनुष्य जिनमें ओ ग्रुप का ब्लड मिलता है, वो कौन होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी कि वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा हमको क्या करना है, रक्त को 4 टाइप में बांटा गया है, कौन कौन से में देखें तो ए, उसके बाद बी, चलिए ऊपर से देखिए थोड़ा सा, किस किस में बांटा गया है, ए में, बी में, उसके बाद ए बी में और फिर ओ में, याद है। तो रक्त दे सकता है, तो ये ओ जो होता है इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और ए बी जो होता है उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि ये सभी से ले सकता है और ये सभी को दे सकता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आठवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, ओजोन या फिर बी क्लोरीन या फिर सी क्लोरामीन या फिर ये सभी, बताइए निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है बताइए। तो ये होता है ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि ये सभी, ओजोन भी, क्लोरामीन भी और क्लोरीन डाई ऑक्साइड भी, कौन, क्लोरीन डाई ऑक्साइड भी, इन तीनों को प्रयोग जल को जीवाणु मुक्त यानी कि बैक्टीरिया से बचाने या फिर बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, नौवां क्या कह रहा है, नौवां कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, कौन सा, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ए बरेली में, मथुरा में, करनाल में या फिर पटना में, बताइए, ए बी सी या डी। तो इसका है सर बरेली में, कहां पर, बरेली में, याद रखिएगा, यूपी स्पेशल है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बरेली में है, कहां पर है, बरेली में, याद रखिए। इज्जत नगर, अगर ज्यादा ही नीचे आ जाए तो इज्जत नगर, और भी आ जाए तो यूपी, ठीक है। ओके ओके ओके, स्थापना 1889 में, तो ये आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये आपसे स्थापना नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि ये कहां पर स्थित है और कहां पर स्थित नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, स्कोर बताते रहें कितना चल रहा है। 10वां देखिए कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। भैया अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे शेयर जरूर कर दें बीच से ही, थोड़ा सा टाइम निकाल के। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड उपस्थित हैं, किसमें सभी अमीनो एसिड मिलते हैं, चावल में, अंडे में, दूध में या फिर सोयाबीन में, ए बी सी डी। तो इसका हो जाएगा भैया जी बी, यानी कि दूध में सारे के सारे एमिनो एसिड हमको मिलते हैं। ओके, एमिनो एसिड के लिए आवश्यक है जिन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनिवार्य एमिनो एसिड पोषण के लिए आवश्यक है, पोषण के लिए बहुत जरूरी है, जिनको शरीर में अपने आप संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इन्हें आहार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, खाने के द्वारा ही हम ले सकते हैं। 9 अनिवार्य एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, जैसे कि हिस्टिडाइन, आइसोसोल्यूसाइन, उसके बाद मैथियोनाइन, फेनिल एनालाइन, उसके बाद ल्यूसाइन, लाइसिन, उसके बाद थ्रियोनाइन, उसके बाद आपका ट्राइफोटोन, उसके बाद वेलाइन। तो ये याद करने की आवश्यकता है नहीं, ऐसे पूछता नहीं है। दूध और अंडा दोनों में समान रूप से सभी अनिवार्य एमिनो एसिड मिलते हैं वैसे तो, लेकिन आप यहां पर क्या लगाओगे, दूध। ओके, बायोगैस नेक्स्ट कराएगी, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। बायोगैस में से जो गैस निकलती है उसमें से कौन सी गैस हम घरों में यूज करते हैं, ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो बताइए, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर एथेन। तो सर इसका हो जाएगा आपका मीथेन, क्या हो जाएगा, मीथेन। ओके, मीथेन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है कि कलिंगा युद्ध, हिस्ट्री स्पेशल, हिस्ट्री से क्वेश्चन है और वो भी कहां से आपका, कलिंगा युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, बताइए, कलिंगा युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, ये आपको ले गया एंसेंट हिस्ट्री में, कहां पर, एंसेंट हिस्ट्री में। तो कलिंगा युद्ध का विवरण हमें कहां से मिलता है, 13वें शिलालेख से, रुमनदेही स्तंभलेख से, हुएनसोंग के विवरण से या फिर प्रथम लघु शिलालेख से। तो कहां से मिलता है बताइए हमें, ए बी सी या फिर डी। तो ये मिलता है हमें 13वें शिलालेख से। कहां से मिलता है, 13वें शिलालेख से। कहां से मिलता है सर, 13वें शिलालेख से हमको कलिंग युद्ध का विवरण मिलता
है। ओके चलिए, और कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और ये किसका है? अशोक का है। ये नाम मत भूल जाना, किसका? अशोक का। और अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के, तो अशोक से ही क्वेश्चन बने मोस्टली, जितने भी बने आपके यूपी पुलिस में। चलिए, कह रहा है कि विक्रमशिला विहार, कौन सा विहार सर? विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल? भाई कौन सा पाल था? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। तो ये था आपका धर्मपाल। कौन था भैया? धर्मपाल था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक किसे माना जाता है? तो धर्मपाल को माना जाता है। याद रखिएगा, किसको? धर्मपाल को। कब किया था? 775 से लेकर 800 ईस्वी तक इसका शासन था। किसका? धर्मपाल का। ओके, पाल नरेश था। कौन से वंश से था? तो पाल वंश से था। कौन से वंश से था? तो पाल वंश से था। है कहाँ पर? भागलपुर जिले में पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर। विक्रमशिला है कहाँ पर? भागलपुर बिहार में पत्थरघाट। पत्थरघाट कौन सा? पत्थरघाट पहाड़ी। ये याद रखिएगा, पत्थरघाट पहाड़ी कहाँ पर है? आपसे यूपी स्पेशल में मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। चलिए, कृष्णदेवराय ने, कौन से राय ने? कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल, उदयगिरी, नागलापुर या फिर चंद्रगिरी? बताइए किसकी की थी? तो इसका है सर ए, बी, सी या डी? तो इसका है बी। क्या है? बी, नागलापुर। कौन से? विजयनगर के प्रसिद्ध राजा, नाम क्या है? कृष्णदेवराय। भूलना नहीं है, क्वेश्चन बनेगा। अगर मेडिवल से बनेगा तो वहां से बनेगा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, लेकिन नागलापुर जो इनका नामक एक नगर की भी इन्होंने स्थापना कर दी थी। ठीक है ना। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिरों का भी निर्माण भी कराया था। आपसे मंदिर भी पूछ सकता है, तो मंदिर भी याद रखिएगा कौन कौन से? हजारा मंदिर, और दूसरा विट्ठल स्वामी, विट्ठल स्वामी। ओके चलिए, 15 देखिए। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को, जहांगीर ने मुख्यतः क्या कह रहा है? जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? किस कला को? चित्रकला को, मूर्तिकला को, स्थापत्य कला को या फिर संगीत कला को? तो किसको दिया था भैया? चित्रकला को बहुत ज्यादा संरक्षण दिया था। किसने? जहांगीर जो था वो चित्रकला प्रेमी था। कौन था? चित्रकला प्रेमी था। उस समय के प्रमुख अगर आप देखें तो एक चीज नोट करिएगा, उस समय के जो प्रमुख चित्रकार थे, या फिर उस समय के जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? उस्ताद मंसूर आपको एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, किसके दरबार में थे? ओके, उसके बाद फारूक, कौन? उसके बाद आपका फारूक बेग, ये दोनों याद रखिएगा। तीसरा आपको अबुल हसन, अबुल कौन सा? तीसरा आपको अबुल हसन भी याद रखना है। उसके बाद दौलत मनोहर, कौन? दौलत मनोहर। ओके, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। 16वां क्या कह रहा है? 16वां कह रहा है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? एक छोटा सा नाम है, टर्मिनोलॉजी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। क्या है? मोहम्मद गौरी को, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिर इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है सर जी इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। ओके चलिए, क्योंकि वह स्वयं शासक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया था। किसने खरीदा था इसे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, 17 देखिए। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? सर मैं बता रहा हूं, ये जरूर याद होगा आपको। जीवन में कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन पानीपत की लड़ाई जरूर याद रहती है। और किस किस के बीच हुई ये जरूर याद रहती है। बताइए, 1525, 1527, 1526 या फिर 1524 सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था बाबर ने। कब किया था? कौन सी लड़ाई थी? तो ये था 1526। सर ऑप्शन नंबर बी 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई। ओके, 21 अप्रैल डेट भी याद रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनर का माइंडसेट इधर उधर होता है, सन की हो जाता है, तो ये डेट भी रख देता है। इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था किसने? बाबर ने। ठीक है, चलिए। और तुलगमा युद्ध नीति और तोप खाने का जो सफल प्रयोग किया था, कभी कभी एग्जाम में तुलगमा युद्ध नीति, कौन सी? तुलगमा युद्ध नीति पूछ लेता कि किस नीति में बाबर ने यूज किया था इसका तुलगमा पत्ती का? तो इसी में क्या था? पानीपत की प्रथम लड़ाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 18 क्या कह रहा है? 18वां लगाइए। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी की जो विलय की नीति थी, मिलाने की नीति थी, हड़प वाली नीति थी, उसका शिकार कौन हुआ था? झांसी, सतारा,
करौली या फिर संबलपुर। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, सतारा। सर सतारा, कौन? सतारा हो गए थे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के सबसे पहले शिकार। इसे व्यापकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, हड़प नीति भी बोलते हैं। और 1848 में, कब? 1848 में सर, कब? 1848 में सतारा का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। किसका? सतारा का। ओके, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले सतारा को। ठीक है, इसके बाद आपके जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर 1850 में बालाघाट, और फिर 1853 में झांसी, फिर 56 में अवध। ये सारे एक एक करके अंग्रेजों ने मिला लिए थे। 19वां क्या कह रहा है सर? 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब वापस कर दी थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग जनसंहार के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में, या फिर क्रिप्स मिशन के विरोध में? तो ये किया था जलियांवाला बाग जनसंहार के विरोध में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को यह संहार होता है। 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, और इसी के विरोध में टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, ओके। चलिए, इसमें एक नाम और याद रखना, शंकर नायर। कौन सा? शंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। किसने? शंकर नायर। ठीक है, 20वां क्या कह रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के, क्या कह रहा है? बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, कौन सा है? कौन सा है? कई बार पूछता है ये, कौन सा रोग है? तो ये है सर मरासमस। कौन सा? मरासमस। भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी की जब मात्रा कम हो जाती है, बच्चे पूरा भोजन नहीं ले पाते हैं, पूरा पोषण नहीं कर पाते हैं, तो उनमें मरासमस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मरासमस रोग हो जाता है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। आपसे पूछ सकता है कि मरासमस किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। ओके, उनका शरीर दुबला हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं, और मतलब बहुत सारी शरीर की वृद्धि रुक जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, लास्ट, पहला नहीं भैया जी। कभी कभी एग्जाम, जो आपका एग्जामिनर है वो कान इधर से ना पकड़कर इसी कान को उधर से पकड़ लेता है, लेकिन पूछ वही लेता है। तो अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद था, मोगलन था, सारिपुत था, या फिर सुभद्र था? तो ये था सर आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन? सुभद्र। कौन था आपका? सुभद्र। कौन था? सुभद्र था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? बताइए, एक उत्पाद इनमें से चारों में से ऐसा है जिसको हम भारत के बाहर नहीं भेजते। कौन सा हो सकता है? चावल, गेहूं, चीनी, या फिर दालें? चावल, गेहूं, चीनी, या फिर दालें? तो सर हम दालें भारत के बाहर नहीं भेजते, दालें हम एक्सपोर्ट नहीं करते, दालों को हम एक्सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम होता है, उत्पादन इसका कम होता है। निम्नलिखित में से नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सोचेंगे, इधर देखिए मेरी तरफ देखिए, थोड़ा सा सोचेंगे और तब लगाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? सतलुज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, या फिर व्यास नदी? सर ये तो बड़ा आसान है मेरे लिए, इसे ही लगा दो पहले वाले को ही। ओके, लगा दिया। 23 का ए, तो यही है, सतलुज नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है, क्योंकि जो आपकी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज और फिर झेलम, इनमें से जो सतलुज है वो भारत से बाहर से उद्गम होता है। इसका कहाँ से होता है ये हमको पता होना चाहिए कि मानसरोवर झील तिब्बत से। कौन सी झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से कहाँ से है? तिब्बत में है। कहाँ से है? तिब्बत में है। चलिए इधर देखिए, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा होगा कश्मीर वाला, थोड़ा सा ऐसे देखिए तो ये यहाँ से निकलती है। कहाँ से? इधर से, ये जहाँ पर आपका एरो दिख रहा है तो यहाँ से निकलकर ऐसे। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में, कौन सी आकृति में? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? जो हमने 23वां क्वेश्चन करा है उसमें एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, वो शिवालिका पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। 2 चीज याद रखना, मानसरोवर झील तिब्बत के समीप राक्षस ताल से, उसमें एक चीज नोट करना, कहां से? राक्षस ताल से। राक्षस ताल, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में राक्षस ताल से उसका उद्गम होता है और शिवालिक को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा। बहुत सारे तारे हैं, ये वाले हो गए आपके तारे, आप जब ऊपर छत पे लेटे रहते हो तो देखते हो तारों को, तो बताइए उसको क्या कहते हैं? बहुत सारे तारे इकट्ठे दिखाई देते हैं तो आकाशगंगा
एंड्रोमिडा नक्षत्र या फिर सौरमंडल। तो इसको बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका नक्षत्र बोलते हैं। एक निश्चित आकृति में, डेफिनेट आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहते हैं। 25वां देखिए क्या कह रहा है, 25 क्या कह रहा है? किस राज्य का सचिवालय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 25वां? उत्तर प्रदेश विधानसभा की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? ऐसे क्वेश्चन आपको मुश्किल ही कराए जाएंगे। बताइए यूपी की, चलिए देखिए यूपी की विधानसभा की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? 105, 106, 107 या फिर 100? ये तो आपको पता होना चाहिए, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। कितनी है? तो ये है आपकी 100। यूपी विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। पहले कितनी थी? 108 थी। जब से उत्तराखंड बना है तो 8 उत्तराखंड को दे दी गई और कितनी रह गई? 100 रह गई। ठीक है, ओके। चलिए 26वां देखिए कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स ब्रदर्स यानी कि राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? किस राज्य का सचिवालय जो भवन है उसको हम राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। बताइए असम है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटक है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल की जो सचिवालय भवन है उसको क्या कहते हैं हम? राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? राइटर्स बिल्डिंग। मुख्यमंत्री आवास के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, सीएम आवास। ओके। हिंदी का पहला समाचार पत्र भैया जी, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। कौन सा? उदंत मार्तंड, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। कब हुआ सर? 1826 को प्रकाशित हुआ। वो कहां से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से, इलाहाबाद से, पटना से या फिर लखनऊ से? आपको इसमें 2-3 डायमेंशन कवर कर देता है कि समाचार पत्र, उसके बाद आपका इसका जो आपका संपादक था जिसने इसको निकाला था और कहां से निकाला था और कौन सी भाषा में निकाला था, यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बताइए कलकत्ता से, इलाहाबाद से, पटना से या फिर लखनऊ से? तो ये था आपका कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से था। 1826 में निकाला और इसको निकालने वाला था कौन? तो संपादक था इसका जुगल किशोर। जुगल किशोर कौन था? जुगल किशोर। जुगल किशोर, याद नाम रखिएगा, जुगल किशोर। उदंत मार्तंड। ठीक है, एक साप्ताहिक पत्र था, मंथली नहीं था, मासिक नहीं था, साप्ताहिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 28 में क्या कह रहा है। 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, 28 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को जो मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियां हैं? पता होंगी आपको। वो कौन सी पहाड़ियां हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो वो हैं सर हमारी, कौन सी है बताइए? तो वो है हमारी नीलगिरी पहाड़ियां। कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियां। जहां पर ये वाला आपका हिस्सा हो गया, ये आपका केरल वाला हो गया, ये आपका तमिलनाडु हो गया इधर, और ये आपका कर्नाटक हो गया। तो यहाँ पर जो है ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलिए। 29वां क्या कह रहा है? 29वां क्या कह रहा है? देखिए 29वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? यूपी से किसका संबंध नहीं है? अशफाक उल्ला खां, गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? किसका नहीं है बताइए? किसका नहीं है? तो इसमें नहीं है सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस का यूपी से संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्रांतिकारी उनका जन्म स्थान, जैसे कि आपका अशफाक उल्ला खां हो गए, तो ये कहां से थे? ये फैजाबाद से। फैजाबाद। अशफाक उल्ला कहां से थे? फैजाबाद से। गणेश शंकर विद्यार्थी ये कहां से? तो फतेहपुर से। कहां से? फतेहपुर से। आपके चंद्रशेखर आजाद जो थे ये कहां से थे? इलाहाबाद। अब प्रयागराज हो गया है जो, कहां से? प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद से। कौन से थे? कौन थे भैया? चंद्रशेखर आजाद, सी आजाद। ओके, कहां से थे? सी आजाद से। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहां से थे? कटक से। सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आपके कटक से थे। कटक कहां पर पड़ता है? आसपास नहीं है, उड़ीसा में है। उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। कह रहा है कि भारतीय गेंदबाजी कुलदीप यादव का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? देखो ऐसे भी पूछ लेता है। भारतीय गेंदबाजी, युवा गेंदबाज कुलदीप यादव कहां से हैं? यूपी से। लखनऊ से, मेरठ से, आगरा से या फिर कानपुर से? तो ये हैं आपके बच्चों कानपुर से। कुलदीप यादव हैं आपके कानपुर से। जो भी इनके देखते हैं कि गेंदबाजी को, वो याद रखिएगा, इनको बारे में पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में भी, कहीं पर भी। तो ये है आपका कानपुर से। कहाँ है? कानपुर से। ठीक है, आगे देखिए। बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य क्रिकेटर देखें ना, जैसे कि सुरेश रैना भी आपके मुरादनगर से हैं। उसके बाद आपके रुद्र प्रताप सिंह थे, वो भी आपके रायबरेली से हैं। आपके पीयूष चावला वो अलीगढ़ से हैं। मोहम्मद शमी को याद रखिएगा बच्चों, अमरोहा से हैं। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार आपके मेरठ से हैं। मोहम्मद कैफ आपके इलाहाबाद से। इनको याद रखिएगा, जो यूपी से फेमस क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले से
कल की महोत्सव संबंध है। कौन सा त्योहार? कल की त्योहार। कौन सा त्योहार? कल की त्योहार। कौन से जिले से है? संभल से, चित्रकूट से, फर्रुखाबाद से या फिर जालौन से। तो ये है आपका ABCD, ये है आपका A। कहां से? संभल से। कहां से है सर? संभल से। कहां से? संभल से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। ठीक है, अब आपको एक बार रिवाइज करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, मेरी तरफ थोड़ा सा देखिए, इधर देखिए जरा सा, हल्का सा कॉन्सेंट्रेट मेरी तरफ। ओके, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका झांसी महोत्सव है, जो आयुर्वेद महोत्सव बोलते हैं, ये है आपका झांसी से। कहाँ से? झांसी से। कजली महोत्सव है, बहुत पूछता है, ये आपका महोबा से है। त्रिवेणी महोत्सव है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ये आपका इलाहाबाद से है। वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव है, ये इलाहाबाद से है। बुद्ध महोत्सव आपका वाराणसी से है। गंगा महोत्सव भी आपका वाराणसी से है। ठीक है, एक आपका बौद्ध महोत्सव है, बुद्ध और बौद्ध दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्ध है आपका वाराणसी से, जबकि बौद्ध है आपका कुशीनगर से। ओके, लखनऊ महोत्सव लखनऊ से है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में भी होता है। कहां पर? श्रावस्ती में। एक बौद्ध महोत्सव फर्रुखाबाद में भी होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बौद्ध महोत्सव निम्न में से कहां पर नहीं मनाया जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक कन्नौज है, कन्नौज महोत्सव आपका कन्नौज से है। सैफई महोत्सव कई बार पूछता है, तो सैफई महोत्सव आपका कहां से? इटावा से। कहां से? इटावा से है। ताज महोत्सव आगरा से है। राम बारात महोत्सव भी आपका आगरा से ही है। लठमार होली का, लठमार होली जो होती है वो मथुरा में होती है, इसको भी याद रखिएगा। कल की महोत्सव होता है आपका कहां से? कहां से? कहां से? संभल से। कहां से? संभल से। और सरधना मेरठ से। ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रसिद्ध तीर्थस्थल नैमिषारण्य, प्रसिद्ध तीर्थस्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? नैमिषारण्य, सीतापुर, अयोध्या, संबलपुर या फिर सहारनपुर। A, B, C या D? सर ऑप्शन नंबर A, सीतापुर में नैमिषारण्य है तीर्थस्थल। कौन सा? उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों में नैमिषारण्य एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जिसको कहां पर है ये? सीतापुर में। ठीक है, सीतापुर में। नेक्स्ट देखिए आगे, चलिए आगे देखिए। 33 में कह रहा है कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसने? मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रानी मुखर्जी को, आलिया भट्ट को, माधुरी दीक्षित को या फिर कैटरीना कैफ को। तो ये है आपका आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी, कौन सी है सर? 34वां क्वेश्चन क्या है कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में किस राज्य को लगातार दूसरे वर्ष अचीवर प्रदेश की सूची में शामिल किया गया है? कौन सी सूची में? अचीवर प्रदेश की सूची में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो रिपोर्ट निकलती है उसमें शामिल किया गया है। तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना? बताइए। तो ये है आपका यूपी। यूपी के बारे में है तो यूपी को याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को लगातार दूसरे वर्ष लीड्स सर्वे रिपोर्ट 2023 में अचीवर्स प्रदेश की सूची में शामिल किया गया। कौन सी रिपोर्ट है ये? लीड्स सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, चलिए 35वां देखिए आगे क्या कह रहा है। 35वां कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना? बताइए। अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन या फिर उत्तर कोरिया? कौन बना है? तो ये बना है सर म्यांमार। कौन बना है सर? म्यांमार। याद रखिएगा, अफीम उत्पादन में तालिबान शासित अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया। किसने? म्यांमार ने। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। ओके ओके। 36वां देखिए, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका 23 नवंबर 2023 को निधन हो गया? 3-4 मार्क स्टार कर लेना भैया, क्वेश्चन आउट है ऑलमोस्ट, क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। तो कौन थी जिनका निधन हो गया? पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ, आर भानुभूति या फिर फातिमा बीवी, ज्ञान सुधा मिश्रा? तो ये थी आपकी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, कौन थी? फातिमा बीबी थी। 96 वर्ष की आयु में कोल्लम में निजी हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। ठीक है, किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो ये किया है आपका यूपी ने। यूपी ने गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव, राज्य के जलीय जीव, राज्य मछली नहीं, राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। किसने? यूपी ने किया है। किसको? गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, और राष्ट्रीय जलीय जीव कब हुआ था? ये राष्ट्रीय जलीय जीव हमारी गंगा डॉल्फिन ही है, और ये हुई थी 2009 में। किसने की थी? केंद्र सरकार ने। ठीक है, चलिए, और 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हुआ था। 2020 भी याद रखिएगा कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट
डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने, डॉल्फिन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, नमो। ओके, चलिए ये आपका यहां पर हो गया पूरा। और 38वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2021 के तड़ेपन में दादा साहब फाल्के पुरस्कार हेतु 26 सितंबर 2023 को चुना गया? करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं, अवार्ड से। तो 26 सितंबर 2023 को किसे चुना गया तड़ेपन में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए? तो ये है आपकी वहीदा रहमान। ऑप्शन नंबर बी देखिए इसमें, वहीदा रहमान को। किसको? वहीदा रहमान को। ठीक है, तो इसमें इतना ही याद रखिएगा, बाकी आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके आज का टेस्ट होता है आपके लिए फिनिश। तो 38 क्वेश्चन हमने लगाए और इनको आप मेरे स्कोर लिखना कमेंट बॉक्स में, कैसा स्कोर है। और कुछ चीज़ें ये भी लिखना कि मैं एक्सप्लेनेशन कम तो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं वही करा रहा हूँ जो आपके लिए रिलेवेंट है। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। फटाफट आप टेस्ट लगाएं और रिवीजन करें, मैं यही चाहता हूँ बस। ओके, चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर करना। ओके।